प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह साल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। आप सभी का सुधी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मॉडल पेपर को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पहला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें जो ऑप्शन सही हो उसी को लिखना है। का है श्याम सुंदर दास, खा है गुलाब राय, गा है सुमित्रानंद पंत और घा है राय कृष्णदास। इसका उत्तर होगा का श्याम सुंदर दास। दूसरा प्रश्न है, खा में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी? का में द्विवेदी युग में, खा है भारतेंदु युग में, गा है छायावादी युग में और घा है प्रगतिवादी युग में। तो इसका उत्तर होगा खा सही है भारतेंदु युग में। तीसरा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने सन 1903 से, सन 1920 से और सन 1925 में से और सन 1947 से। तो इसका उत्तर का खंड सही है, सन 1903 से ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। चौथा प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं? का खंड है धर्मवीर भारती, खा है उपेंद्र नाथ अस्क, गा है यशपाल और घा है विष्णु प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा घा खंड सही है, विष्णु प्रभाकर। अंगा का है चिद विलास के रचनाकार हैं? चिद विलास रचना है, उसके रचनाकार कौन हैं? का है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है डॉक्टर संपूर्णानंद, गा है हरिशंकर परसाई और घा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर है खंड खा डॉक्टर संपूर्णानंद। दूसरा प्रश्न है, जो काव्य से 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसका पहला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है? का है बीसल देव, खा है परमाल रासो, गा है खुमान रासो और घा है हम्मीर रासो। तो इसका उत्तर होगा खा खंड परमाल रासो। दूसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं? का खंड आदिकाल के, खा है भक्तिकाल के, गा है रीतकाल के और घा है आधुनिक काल के। तो अमीर खुसरो का सही है, ये आदिकाल के कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना? द्विवेदी युग में लिखी गई रचना। का है कामायनी, खा है तार सप्तक, गा है प्रिप्रवास और घा है ग्राम में। तो इसका सही उत्तर होगा गा खंड प्रिप्रवास। अगला प्रश्न है, घा किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला? का खंड राम कुमार वर्मा को, खा मैथिली शरण गुप्त को, गा महादेवी वर्मा को और घा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसका सही उत्तर होगा घा खंड, घा का खा होगा मैथिली शरण गुप्त है। कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है? का खंड का है घनानंद को, खा भूषण को, गा केशव को और घा पद्माकर को। तो कठिन काव्य का प्रेत गा सही है केशव को। तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों वह उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पाठ का नाम है अशोक के फूल
और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ये रेखांकित अंश है। रेखांकित अंश की व्याख्या है, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, या उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके जीवन में स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है, तो वह उसे भूलकर आगे बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। इसका उत्तर है अशोक को विस्मृत कराने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। चौथा प्रश्न है लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। इसका उत्तर है लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि वह केवल उतना ही याद रखता है जितने में उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, बाकी को छोड़कर आगे चला जाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन है स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है। इसका उत्तर है सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। 2 गद्यांश आएंगे, 2 में से किसी एक के प्रश्नों के उत्तरों को करना होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों गद्यांश बताए जा रहे हैं। दूसरा है अथवा करके जो लिखा रहेगा, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्वर पर ही है। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये गद्यांश है और गद्यांश के प्रश्न हैं उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्वर पर ही है। दूसरे का अर्थ है लेखक के अनुसार भाषा की प्रमुख इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का विकास संभव नहीं है। यदि भाषा का विकास होता है तो वह शब्दों के स्तर पर ही होता है। तीसरा प्रश्न है किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। इसका अर्थ है शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है। चौथा प्रश्न है नए शब्दों का गठन कैसे होता है। इसका उत्तर होगा नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है। लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा है भाषा की साधारण इकाई क्या है। इसका उत्तर है भाषा की साधारण इकाई शब्द है। चौथा प्रश्न है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गातव उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो गोद ले श्रांत खोना, ओठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यह पद है और इस पद में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला प्रश्न है इसका उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा शीर्षक में पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
रेखांकित अंश है धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। रेखांकित अंश की व्याख्या है, राधा पवन से कहती है, यदि जाते जाते रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो तुम उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करते हुए उसके कष्ट को दूर करना और अपनी सुगंध से उसे खुश कर देना। तीसरा प्रश्न है, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति के संबंध में क्या समझाती हैं? इसका उत्तर है, राधा पवन को क्लांत व्यक्ति का दुख दूर करने और उसकी थकान को दूर करने और अपनी सुगंध से उसके मन को खुश करने के संबंध में समझाती हैं। चौथा प्रश्न है, राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं? इसका उत्तर होगा, राधा ने पवन को पथिक महिला के संबंध में कहते हुए कहा है कि उस लज्जाशील महिला के वस्त्रों को न उड़ाएं, बल्कि अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को दूर करना और होठों की तथा कमल के समान मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। पांचवा प्रश्न है, कमल मुख में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर होगा, कमल मुख में उपमा अलंकार है। 2 पद रहेंगे, किसी एक पद के 5 प्रश्नों के उत्तर को करना होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों पद और सारे प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। तो दूसरा पद है, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृत पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वायु विद्युत ताप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता पर सरित गिरी सिंधु एक समान। ये पद दिया गया है, इसमें 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, शीर्षक है अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, आज की दुनिया विचित्र नवीन। रेखांकित अंश की व्याख्या है, मनुष्य के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में की गई उन्नति के बाद कवि इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आज के संसार में अनेक प्रकार की नवीनताएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये नवीनताएं कल्याणकारी नहीं हैं। कहने के लिए आज हम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन मानवीय गुणों का लोप हो गया है। कवि का कहना है कि आज का संसार बड़ा विचित्र है। तीसरा प्रश्न है, आज के मनुष्य ने किस प्रकार विजय प्राप्त कर ली है? इसका उत्तर है कि मनुष्य ने सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है? इसका उत्तर है, आज मनुष्य के आदेश पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। पांचवा प्रश्न है, कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का क्या अर्थ है? कवि कहना चाहता है कि कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का अर्थ होता है कि आज मनुष्य के लिए जल थल नभ कहीं भी कोई बाधा नहीं है, अर्थात उसने समस्त प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। जैसे जल, विद्युत, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी आज मनुष्य के हाथों में है। अगला प्रश्न है, पांचवा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। का है नंबर 1 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, खा है वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, साहित्यिक परिचय प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनका जन्म सन 1919 ईस्वी में, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश, आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। व्यक्तित्व प्रभावशाली, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत तथा तेलुगु, लेखन विधा हिंदी और तेलुगु भाषा साहित्य। प्रमुख रचनाएं
साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य आदि। मृत्यु सन 2005 ईस्वी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये श्रेष्ठ विचारक एवं निबंधकार थे। इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। कई वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इनका निधन सन 2005 ईस्वी में हो गया। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 साहित्य और समाज, नंबर 2 मेरे विचार, नंबर 3 दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, नंबर 4 वैचारिकी शोध और बोध, नंबर 5 तेलुगु दारुल तेलुगु। रेड्डी की हिंदी साहित्य सेवा, साधना एवं निष्ठा सराहनीय है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य और इतिहास का सूक्ष्म विवेचन करने के साथ साथ हिंदी और साहित्य से भी उनकी तुलना करने में ये पर्याप्त रुचि लेते रहे हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना इनकी अपनी विशेषता है। लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील होती है। लेखक का मत है कि हमें वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों लेना चाहिए। दूसरा है, इसी में 2-3 दिए रहेंगे खाखंड में। इसका खाखंड है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। महादेवी वर्मा और नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। देखिए इनका साहित्यिक परिचय महादेवी वर्मा का संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। पिता गोविंद सहाय, माता हेमरानी। महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या रही। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। इनकी शैली है मुक्तक गीत काव्य। प्रमुख रचनाएं हैं यामा, दीप शिखा, नीरजा, रश्मि, निहार और सांध गीत। और इनकी मृत्यु है सन 1987 ईस्वी में। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय, जो इंदौर में एक कॉलेज में अध्यापक थे। इनकी माता धर्मपरायण महिला थी। महादेवी वर्मा बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि वाली थी। बचपन में माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति लगाव हो गया। 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। बचपन में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या रही तथा चित्रकला में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। फिर प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति के पद को सुशोभित किया तथा 1987 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई और इन्हें मंगला प्रसाद तथा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध गीत, दीप शिखा, यामा, हिमालय। निहार महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह है। छायावादी काव्य में वेदना और रहस्य भावना का जो उत्कर्ष महादेवी वर्मा जी के गीतों में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं है और काव्यगत विशेषताएं के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगी। हिंदी गीतों की मधुरता कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा अद्वितीय गौरव से मंडित हैं। अगला प्रश्न है 6वां, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। अथवा करके लिखा रहेगा, तुम्हें एक करना होगा। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पंचलाइट की कथा वस्तु है। पंचलाइट हिंदी के सुप्रसिद्ध
आंचलिक कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, जो बिहार के एक ग्रामीण अंचल का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। महतो टोली में गांव के कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे, उससे पूजा की सामग्री आ गई। इसको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए एकत्र हो गए। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोली के लोगों ने सरदार को श्रद्धा भरी नजरों से देखा। प्रश्न उठा कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? खरीदने से पहले किसी के मस्तिष्क में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे यह बिना जला ही पड़ा रहे। आज तक किसी ने घर में ढिबरी तक नहीं जलाई, तो पंचलाइट कैसे जलेगा? पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका उपहास करने लगे। उसी समय गुलरी काकी की बेटी मुनरी वहीं बैठी थी। उसे मालूम था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली से बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सब पंच विचार में पड़ गए। फिर गोधन को बुलाया जाए या नहीं। अंत में निर्णय हुआ कि बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन गोधन नहीं आया। बाद में गुलरी काकी गोधन के पास गई और उसे ले आई। गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ है? स्प्रिट का नाम सुनकर सब उदास हो गए, लेकिन गोधन अपनी बुद्धिमत्ता से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलते ही सब खुश हो गए। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। कीर्तन गाने वाले लोग महावीर की जय हो बोलते हैं। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने भी प्रेम भरी दृष्टि से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन से कहा, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के भोजन पर बुलाया। यह है पंचलाइट कहानी का सारांश है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। इसमें अथवा करके 2 दिया रहेगा, 1 करना होगा। तो दूसरा है श्रवण कुमार के आखेट सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला उत्तर है क्वेश्चन उत्तर नंबर 7 है, श्रवण कुमार खंड काव्य का प्रमुख पात्र श्रवण कुमार की कथा प्रारंभ से अंत तक उसी से संबद्ध है। इस खंड काव्य का नायक श्रवण कुमार है। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1 है मातृ पितृ भक्त। श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र। वह प्रातः तथा सायं अपने वृद्ध एवं अंधे माता पिता की सेवा में लगा रहता। दशरथ के द्वारा बाढ़ लग जाने के बाद भी उसे प्यासे माता पिता की चिंता सता रही है। दूसरा पॉइंट है सत्यवादी। श्रवण कुमार के पिता वैश्य। दूसरा पॉइंट है सत्यवादी। श्रवण कुमार के पिता वैश्य और माता शूद्र वर्ण की थी। जब दशरथ के द्वारा ब्रह्म हत्या की संभावना व्यक्त करते हैं तो श्रवण कुमार उनसे सत्य बता देता है। वैश्य पिता माता शूद्रा थी, मैं प्रादुर्भूत हुआ, संस्कार के सत्य भाव से मेरा जीवन पूत हुआ। श्रवण कुमार सत्यवादी था और किसी से
कुछ नहीं छिपाता था। तीसरा पॉइंट है सरल स्वभाव। श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध तथा वैर नहीं है। दशरथ के द्वारा बाण मारे जाने पर भी वह अपने समीप आए दशरथ का सम्मान करता है। इस प्रकार श्रवण कुमार उदार, परोपकारी, सर्वगुण संपन्न तथा खंड काव्य का नायक है। 8वां प्रश्न है, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अविरूपम सौभाग्यम प्राप्तम सर्वाकार्यम परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन् चतुष्पदः अपि सन्निपत्य एक सिंह राजानम अकुर्वन् ततः शकुनिगणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनर् अनंतरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्तते एको राजस्थाने स्थापम ईतव्य इति उक्तवन्तः अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम न रोचते इति। इसका संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नाम पाठ के उलूक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, प्राचीन काल के प्रथम कल्प में मनुष्यों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली एवं समस्त लक्षणों से युक्त पुरुष को राजा बनाया और पशुओं ने भी इकट्ठा होकर सिंह को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक शिलातल पर इकट्ठे होकर कहा, मानवों में राजा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं। राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। हमें भी किसी को राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। तब उन्होंने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, यह हमको पसंद है। दूसरा गद्यांश है, संस्कृत में 2 गद्य दिए रहेंगे, जिसमें एक गद्य का संदर्भ और व्याख्या अर्थात अनुवाद तुम्हें करना होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या बताया जा रहा है। दूसरा गद्यांश है, पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः महात्मा गौतम बुद्धः एतान् पंचापि सिद्धान्तान् पंचशीलम इति नाम्नः स्वशिष्यान् शास्ति अस्म एवायं शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः इति सिद्धान्ताः क्रमेण एवं सन्ति अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांताः नामक पाठ से उद्धृत है। उसके बाद में ये अनुवाद है। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों का पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यह अब भी वैसा ही स्वीकार किया गया है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ होता है चोरी न करना, अप्रमादः, प्रमाद न करना अर्थात अहंकार न करना, और नंबर 5 है ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य आदि। इसी में खंड खा है। श्लोक 2 श्लोक दिए रहेंगे, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। तो पहला श्लोक है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। श्लोक है, निंदन्ति नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्दैवं वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा नन्यात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीराः। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, जो नीति में निपुण लोग होते हैं उनकी चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी उनके पास आए अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए, उनकी मृत्यु आज हो जाए
या युगों के बाद हो। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे अपने न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। दूसरा श्लोक है, 2 श्लोक दिए रहेंगे, किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। दूसरा श्लोक है, ऋषयो राक्षसमाहुः वाचम उन्मत्त द्रप्तयो सह योनिः सर्व वैराणाम सही लोकस्य निर्वृतिः। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, ऋषियों ने अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है। ऋषियों ने अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी कहा है। वह समस्त वैरों को जन्म देने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में रहेगा, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें 4 दिए गए हैं और चारों का वाक्य प्रयोग भी बताया गया है, लेकिन तुम्हें किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना रहेगा। जैसे गागर में सागर भरना, नंबर 1। नंबर 2 है ऊंट के मुंह में जीरा, नंबर 3 है खेत रहना और नंबर 4 है ढाक के 3 पात। नंबर 1 है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ होता है संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। वाक्य प्रयोग है, कंवर बिहारी ने अपनी ससाई के दोहों में गागर में सागर भर दिया। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है अति अल्प होना। वाक्य प्रयोग है, 1 दर्जन केला 50 बच्चों में बांटा गया। बच्चों ने कहा यह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तीसरा है खेत रहना। खेत रहने का अर्थ होता है युद्ध में मारा जाना। वाक्य प्रयोग है, रूस और यूक्रेन के युद्ध में लाखों जवान खेत रहे। अगला है ढाक के 3 पात। इसका अर्थ होता है एक ही बात बार बार कहना। वाक्य प्रयोग है, राम ने श्याम से कहा कि तुमने एक ही बार कह दिया और मैंने सुन लिया, क्यों वही ढाक के 3 पात किए जा रहे हो। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद है, उसका सही विकल्प 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें सही जो है उसी को तुम्हें लिखना है। पहला है महर्षि। ऑप्शन दिया गया है महाधन ऋषि, खा में दिया गया माधन हर्षि और गा में दिया गया है महाधन ऋषि और घा में दिया गया है महाधन ऋषि। इसका उत्तर है गाखंड। गा सही है महाधन ऋषि। दूसरा है सूर्योदय। इसके ऑप्शन है का सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, खा है सूर्योधन दया, गा है सूर्यधन उदय और घा है सूर्यधन उदय। तो इसका का ऑप्शन सही है सूर्यधन उदय। इसी में तीसरा है हरिश सेते। ऑप्शन है हरिश धन सेते, खा है हरिधन सेते, गा है हरीश धन सेते और घा है हरीश धन सेते। तो इसका उत्तर घा सही है हरीश धन सेते, क्योंकि दंत सा होगा, दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हो जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही ना होकर के चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में तालब्य सा दिया गया है और चौथे ऑप्शन में दंत सा दिया गया है। तो यहाँ पर सूत्र होता है स्तोश्चुनाश्चुः, उसका सूत्र का अर्थ होता है जब दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हो जाता है, इसलिए इस सूत्र के आधार पर दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हुआ। अगला है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन चयन कीजिए। दिया गया है आत्मने।
इसमें ऑप्शन दिया गया है द्वितीया बहुवचन, का में दिया गया है द्वितीया बहुवचन, खा में दिया गया है चतुर्थी एक वचन, गा में दिया गया है षष्ठी द्विवचन और घा में दिया गया है सप्तमी बहुवचन। तो इसका सही उत्तर होगा खा चतुर्थी एक वचन। दूसरा है नाम। नाम किस विभक्ति और किस वचन का है? तो का दिया गया है द्वितीया एक वचन, खा है चतुर्थी बहुवचन, गा है षष्ठी द्विवचन और घा है सप्तमी एक वचन। तो नाम जो है का सही है द्वितीया एक वचन। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे शब्द दिया गया है अली और आली, इसमें ऑप्शन दिया गया है का में भंवरा और सखी, खा में भंवरा और कली, गा में कली और भंवरा, घा में सखी और भंवरा। इसका उत्तर होगा का सही है भंवरा और सखी। इसी में दूसरा है उपल और उत्पल, इसमें ऑप्शन दिया गया है का में उत्पन्न और ऊपर, खा में ऊपर और नीचे, गा में ओला और कमल, घा में समाप्त और प्रारंभ। तो इसका उत्तर होगा ओला और कमल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य है पहला, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं। दूसरा है हवा ठंडी बह रही है। इसका सही होगा हवा ठंडी बह रही है। इसका सही उत्तर है कि ठंडी हवा बह रही है। तीसरा प्रश्न है माता पिता सदैव पूजनीय हैं। इसका सही उत्तर होगा माता पिता सदैव पूजनीय हैं। चौथा है दही बहुत खट्टी है। इसका सही उत्तर होगा दही बहुत खट्टा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। नंबर 1 अर्क, नंबर 2 अंश और नंबर 3 नाग। तो अर्क के दो अर्थ हैं सूर्य और आग का पौधा। अंश का अर्थ होता है भाग और कंधा। नाग के दो अर्थ हैं सर्प और हाथी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्यांश है जीवित रहने की उत्कट इच्छा। उसमें ऑप्शन है जिजीविषा, का में है जिजीविषा, खा में है जीवन, गा में है जीवनी शक्ति और घा में है महत्वाकांक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा काखंड जिजीविषा। अगला है वाक्यांश जिसके शत्रु का जन्म न हुआ हो। अजात शत्रु, का में है अजात शत्रु, खा में है शत्रुहीन, गा में है मित्रवान और घा में है श्रेष्ठ मनुष्य। तो इसका का सही है अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 12 है श्रृंगार रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव और उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। पहला है श्रृंगार रस। तो रस और स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है? जब नायक नायिका के चित्त में रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों का संयोग होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण है कि लाली मेरे लाल की जित देखत तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। दूसरा है शांत। शांत रस।
रस शांत रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। परिभाषा है संसार की नश्वरता का अनुभव करने से चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से शांत रस होता है। इसका उदाहरण होता है अबलो नसानी अब ना नसई हो। ये शांत रस का स्थायी उदाहरण है। अगला प्रश्न है रूपक अथवा उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अलंकार का लक्षण है जहां उपमेय पर उपमान का आभेद आरोप स्थापित कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण चरण कमल बंदो हर राई। अगला है उत्प्रेक्षालंकार। इसका लक्षण होता है जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षालंकार होता है और जन जानो मन मानो आने पर उत्प्रेक्षालंकार की ये पहचान होती है। जैसे उदाहरण है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रस न पसारी है। तो यहाँ क्या आया है? मानो शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार हुआ। अगला प्रश्न है चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है चौपाई छंद। लक्षण है चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। क्वेश्चन नंबर 13 में मैं 3 प्रार्थना पत्र बताए हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न पत्र में 2 प्रार्थना पत्र अथवा करके आएंगे और किसी एक प्रार्थना पत्र को तुम्हें लिखना होगा। तो इसमें पहला प्रार्थना पत्र है नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। और अथवा करके है दूसरा किसी माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता के रिक्त पद हेतु प्रबंधक / प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। मैंने इसमें 3 बताया है। पेपर में 2 प्रार्थना पत्र आएंगे और एक को तुम्हें करना होगा। तीसरा है इसमें नगर की स्वच्छता हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रार्थना पत्र। नगर पालिका की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र। सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष रायबरेली। विषय है अवैध कब्जा हटाने के संबंध में। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इंदिरा नगर कॉलोनी में अवैध कब्जे की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां सार्वजनिक भूमि पर कुछ अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है और वहां पर जुआ, नशाखोरी तथा शराब का अवैध व्यापार चल रहा है और रोज यहां पर लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज होता रहता है, जिसके कारण महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन शरारती तत्वों को राजनीति संरक्षण मिल रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी समस्या का यथाशीघ्र समाधान करने का कष्ट करें। आशा है कि कार्रवाई शीघ्र होगी। समस्त इंदिरा नगर निवासी और बाई तरफ में दिनांक। 2 प्रार्थना पत्र पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रार्थना पत्र तुम्हें करना होगा। ये अगला प्रार्थना पत्र है प्रवक्ता पद हेतु प्रबंधक को प्रार्थना पत्र। अर्थशास्त्र प्रवक्ता। सेवा में प्रबंधक राजर्षि रामपाल सिंह वैदिक इंटर कॉलेज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। महोदय, समाचार पत्र आज दिनांक 10 जनवरी 2023 से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में अर्थशास्त्र प्रवक्ता का पद रिक्त है। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नवत है। कक्षा वर्ष
श्रेणी और विषय। कक्षा में है हाई स्कूल, वर्ष में है 2010, श्रेणी में है प्रथम और विषय में है हिंदी, संस्कृत, गणित, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। फिर दूसरा है पॉइंट इंटरमीडिएट 2012, श्रेणी में द्वितीय, सब विषय में है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और भूगोल। तीसरा पॉइंट है बीए 2015, वर्ष में, श्रेणी में प्रथम, विषय में हिंदी, संस्कृत और अर्थशास्त्र। चौथा है पॉइंट एमए 2017, वर्ष में, श्रेणी में प्रथम और विषय में लिखेंगे अर्थशास्त्र। पांचवा पॉइंट है बीएड 2018 में, प्रथम, श्रेणी में प्रथम और द्वितीय, विषय में लिखेंगे समस्त विषय। मैं 2020 से महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में अर्थशास्त्र प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षिक योग्यता पर विचार करते हुए मुझे एक बार सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बाईं तरफ में तारीख होगी और दाहिनी तरफ में आवेदक किसी का नाम और पता, जैसे सुरेश सिंह, बी 324, डालीगंज, लखनऊ, डेट डाल देंगे और उसके नीचे संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां। आप लोगों को ये 3 प्रार्थना पत्र बताए जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र हैं। इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्रों में तुम्हें बोर्ड की परीक्षा में कोई न कोई प्रार्थना पत्र अवश्य मिल जाएगा। अगला प्रार्थना पत्र है नगर की स्वच्छता हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र। सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका रायबरेली। महोदय, मैं आपका ध्यान नगर में गंदगी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर नालियां बनाई गई हैं वे सब टूट गई हैं और जहां नालियां हैं वहां पर सफाई कर्मी की नियुक्ति नहीं की गई है तथा पानी हमेशा भरा रहता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस दुर्दशा को देखते हुए सड़कों की मरम्मत और पानी के निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। बाईं तरफ में दिनांक, जैसे 10/1/2023 और दाहिनी तरफ में भवदीय, किसी का नाम और पता, भवदीय राकेश कुमार, रायबरेली। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये सारे निबंध जितने बताए गए हैं ये सारे निबंध इंपॉर्टेंट हैं और इनके प्रमुख बिंदु बताए गए हैं। उन प्रमुख बिंदुओं के द्वारा तुम्हें निबंध लिखा जा सकता है और कुछ निबंध इसमें बताए गए हैं, देख लीजिएगा। नंबर 1 है भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। दूसरा है दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। नंबर 3 है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। नंबर 4 है आतंकवाद समस्या और समाधान और नंबर 5 है मेरा प्रिय कवि। पहला निबंध है भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। इसके प्रमुख बिंदु हैं जो लिखने होंगे इस पर: प्रस्तावना, नंबर 2 प्राचीन भारत की स्थिति और नंबर 3 वर्तमान स्थिति, नंबर 4 बेरोजगारी से अभिप्राय और नंबर 5 भारत में बेरोजगारी का स्वरूप, नंबर 6 बेरोजगारी के कारण, नंबर 7 समस्या का समाधान और नंबर 8 है उपसंहार। दूसरा है निबंध दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। इसके प्रमुख बिंदु हैं प्रस्तावना, दहेज प्रथा का स्वरूप, दहेज प्रथा की विकृति के कारण, नंबर 4 है दहेज प्रथा से हानियां, नंबर 5 है दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय और नंबर 6 है उपसंहार। तीसरा निबंध है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान।
इसके प्रमुख बिंदु हैं प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या, उससे हानियां। नंबर 5 पर है समस्या और समाधान, और नंबर 6 है उपसंहार। चौथा है आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। इसके प्रमुख बिंदु हैं प्रस्तावना, नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 आतंकवाद का अर्थ, नंबर 3 आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, नंबर 4 भारत में आतंकवाद, नंबर 5 आतंकवाद के विविध रूप, नंबर 6 आतंकवाद का समाधान, और नंबर 7 है उपसंहार। अगला निबंध है मेरा प्रिय कवि। इसके प्रमुख बिंदु हैं प्रस्तावना, कवि का संक्षिप्त इतिहास, कवि का प्रमुख काव्य, और उपसंहार। इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह परीक्षा में अच्छे अंक आप पा सकते हैं। इसलिए इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर देखें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।